के अंदर हमने यहाँ पे इतना कवर कर लिया था और भाषा शिक्षण में हमने पढ़ भी लिया था, कुछ विधियों के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना था। तो आज हम इसके अंदर विधियों को भी कवर करने वाले हैं और भाषा शिक्षण के अंदर आज हम देखने वाले यहाँ पे भाषा शिक्षण के आगे क्या क्या होने वाला है। तो देखिए, इसके अंदर हम पढ़ने वाले शिक्षण विधियाँ। हमने देखा था कि विधियाँ जो है किस तरीके से यूज करनी है, उसके सूत्रों को देखा था, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये सभी हमने वहाँ पे कवर किया था। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और इसमें देखने वाले हैं कि शिक्षण विधियाँ यहाँ पे क्या काम आने वाली है। तो सबसे पहले आपको बताऊँ तो जब आप शिक्षण विधियों का यूज कर रहे हो, तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि एक बालक को क्या-क्या पढ़ाना चाहिए या एक बालक को इन विधियों के अंदर क्या-क्या पढ़ना पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि एक बालक को इन विधियों के अंदर सबसे पहले जो ज्ञान होगा वो किसका होगा? व्याकरण का। व्याकरण के बाद क्या होगा? गद्य आएँगे। गद्य के बाद क्या आएँगे? पद्य आएँगे। पद्य के बाद क्या आएगी? रचना आएगी। रचना के बाद क्या होगा? रचना के बाद लेखन होगा। इस तरीके से यदि हम बात करें तो शिक्षण विधियों के अंदर हम इन सभी को कवर करते हुए बालक को इन विधियों के अंदर क्या-क्या पढ़ना होता है। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। तो एक बालक को जब अध्ययन करना होता है तो सबसे पहले देखिए व्याकरण, गद्य, पद्य, रचना और लेखन। इस तरीके से जब शिक्षण विधियों की बात की जाती है तो बालक को यहाँ पे क्या-क्या पढ़ना पड़ता है विधाओं में, यानी कि विद्या के अंदर जो भी आपकी सॉरी विधि है, विधि के अंदर क्या-क्या पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने 5 तरीके से बात की है कि एक बालक को यहाँ पे व्याकरण, गद्य, पद्य, रचना और लेखन यहाँ पे कवर करना होता है। अब बात करते हैं व्याकरण की शिक्षण विधियाँ। अब देखिए, जब हम विधियों की बात कर ही रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे विधियों के अंदर सबसे पहले जो कवर करेंगे वो करेंगे व्याकरण को। कि एक व्याकरण का कितना महत्व हो सकता है टीचिंग मेथड में। मतलब शिक्षण की विधियों के अंदर व्याकरण कितनी प्रभावपूर्ण हो सकती है, कितना प्रभाव डाल सकती है शिक्षण में, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए ले चलता हूँ आपको व्याकरण की शिक्षण विधियों के अंदर। सबसे पहले समझते हैं व्याकरण है क्या, व्याकरण शब्द क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्याकरण शब्द जो है वो वी धन आ धन क्र धन अन, वी धन आ धन क्र धन अन शब्द के योग से बना है। मतलब इस व्याकरण को बनाने के लिए व्याकरण शब्द के योग से बना है। अब देखिए, ये तो हमें समझ में आ गया कि व्याकरण कहाँ से निकली, लेकिन जिसका अर्थ यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, तो अर्थ को जानने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। आपको पता है व्याकरण का ज्ञान जिसको होता है वह क्या करता है, भाषा को पूर्ण व्यवस्थित तरीके से बोलता है। तो यही यहाँ पे बात की गई है कि जब व्याकरण की बात करें तो यह एक क्या है, ऐसा शास्त्र है जो क्या करता है, जो शब्द की उत्पत्ति का ज्ञान करवाता है। मतलब बालक को हर शब्द के मतलब ज्ञान करवाना, हर शब्द को बोलना सीखना, व्यवहार में लाना और व्याकरण उसे सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करने का मौका देती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि व्याकरण शब्द जो है व्याकरण शब्द के योग से बना है और जिसका अर्थ क्या होता है, एक ऐसा शास्त्र जो क्या होता है, शब्द की उत्पत्ति का क्या करवाता है, ज्ञान करवाता है। अब देखिए, व्याकरण के लिए कुछ मत भी याद दे रखे हैं, पिछली बार पूछा भी गया था, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, व्याकरण को भाषा का क्या कहा जाता है, मेरुदंड भी कहा जाता है। यानी ये व्याकरण नहीं है तो भाषा को अपन सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत नहीं कर सकते। मेरुदंड का मतलब ये होता है रीढ़ की हड्डी, यानी कि व्याकरण क्या है, भाषा की रीढ़ की हड्डी भी है। तो उम्मीद है पहला आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरी बात करते हैं कि व्याकरण को वेद पुरुष का क्या कहा गया है, मुख्य अंग भी कहा गया है। यानी बोलना कौन सिखाती है, व्याकरण सिखाती है। यदि आपका व्याकरण का ज्ञान पूर्ण रूप से है तो आप क्या कर सकते हो, भाषा को सही तरीके से प्रस्तुत कर सकते हो। तो इस तरीके से 2 मत दिए गए थे, तो मैंने आपको यहाँ पे कवर करवाए। अब आगे चलते हैं और आगे हमारे पास यहाँ पे होने वाला है डॉक्टर स्वीट के अनुसार कुछ वैज्ञानिक यानी कुछ यहाँ पे आपको परिभाषाएं दी गई है जो पिछली बार पूछा भी गया था। तो सेकंड ग्रेड के अंदर भी पूछा गया था। तो उम्मीद है यहाँ पे कुछ परिभाषा मैंने इम्पोर्टेंट ली है जो आपको याद रहनी चाहिए। डॉक्टर स्वीट के अनुसार बात करें तो उन्होंने कहा कि व्याकरण जीवन का क्या है, व्यवहारिक विश्लेषण है। व्याकरण जीवन का क्या है, व्यवहारिक विश्लेषण है।
जिस तरीके से व्याकरण महत्वपूर्ण रखती है अपनी भाषा के अंदर, यदि प्रॉपर तरीके से भाषा हम सीख रहे हैं तो व्याकरण का यदि हमें ज्ञान नहीं है तो हम उस भाषा का सही तरीके से प्रयोग भी नहीं कर सकते। तो डॉक्टर स्वीट ने भी यही कहा था कि व्याकरण जीवन का क्या है, व्यवहारिक विश्लेषण है। उसी की तरह महर्षि पतंजलि आए और महर्षि पतंजलि ने कहा कि इन्होंने ये कहा कि व्याकरण को शब्दानुशासन कहकर पुकारा है। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने व्याकरण को शब्दानुशासन, मतलब आपको पता है स्कूल के अंदर जाते हैं तो हम अनुशासन में रहना, अनुशासन में टीचर भी कहता है ये बालक बहुत सहनशील है, अनुशासन है, बहुत होनहार बालक है। तो मतलब इन्होंने भी, महर्षि पतंजलि ने कहा कि व्याकरण को शब्दानुशासन कहा है। क्या कहा है? शब्दानुशासन। मतलब शब्द को अनुशासन में लाने का काम ही कौन करता है? व्याकरण करता है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन भी लिखी आप लोगों के लिए कि मतलब व्याकरण के द्वारा ही शब्दों को अनुशासन में क्या कर सकते हैं? बांध कर रख सकते हैं। मतलब बिल्कुल, यदि आप व्याकरण आपके पास प्रॉपर तरीके से आया तो आप शब्दों को मतलब खेल खेल में भी सीख सकते हो, घुमा सकते हो, बांध सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो इन्होंने, महर्षि पतंजलि ने कहा था कि व्याकरण क्या है? शब्दानुशासन है। इसी की तरह डॉक्टर स्वीट ने कहा था व्यवहार व्यवहारवादिक है, व्यवहारिक विश्लेषण है। तो इन दोनों के अंदर काफी आपको फर्क समझ में आया होगा। तो दोनों ही क्या होता है कि एक बार सेकंड ग्रेड के अंदर पूछी गई थी कि परिभाषा के अंदर, तो ये परिभाषा आई थी तो आपको ये उम्मीद है यहाँ तक याद भी हो गई होगी। अब बात करते हैं किशोरी लाल गोस्वामी की। किशोरी लाल गोस्वामी ने कहा कि व्याकरण क्या है? भाषा का भूगोल है। जिस तरीके से आपको भूगोल पढ़ना पड़ता है अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में क्लियर करने के लिए, उसी तरीके से किशोरी लाल गोस्वामी ने व्याकरण को क्या बताया है? भूगोल बताया है। तो उम्मीद है यहाँ पे मैंने आपको 3 परिभाषाएं यहाँ पे कवर करवाई और तीनों ही आपको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं व्याकरण की प्रमुख शिक्षण विधियां। अब विद्या कहाँ काम आएगी? तो विद्या भाई आपके द्वारा जो क्या काम करवाया जा रहा है? शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है। यदि वो प्रभावी पूर्ण तरीके से बच्चों में लागू करना है, उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? विधि की। और विधि के अंदर आज हम यहाँ पे हिंदी के विधि के अंदर सबसे पहली विधि पढ़ने वाले हैं, आगमन विधि। आगमन विधि क्या कहती है? आगमन विधि को समझने से पहले ये देखते हैं कि आगमन विधि का प्रतिपादक कौन था। तो आगमन विधि का प्रतिपादक कौन था? अरस्तु था, जो कहाँ से थे? यूनान से। कहाँ से थे? यूनान से। तो आगमन विधि का आपको पता चला प्रतिपादक था अरस्तु। और पहला काम इन्होंने क्या किया? तो पहला काम यहाँ पे हम जो भी काम करने वाले वो व्याकरण को पढ़ाया जाता है। मतलब पहला काम ही यहाँ पे किया गया था व्याकरण को पढ़ाना। इसको पढ़ाना, व्याकरण को। तो आइए देखते हैं आगे, और इसी क्रम के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं कि बच्चों को पहले एक उदाहरण दिया जाता है। आगमन विधि ये कहती है कि यदि बच्चों को किसी को समझा रहे हैं, अपन मान लो किसी बच्चे को लिखना सिखा रहे हैं, जैसे क लिखवाया और क में हमने कहा ये हमारी क्या है? आ की मात्रा, और फिर हमने कहा म। अब मान लो हमने बच्चों को उदाहरण दिया, क के साथ आपको क्या जोड़ना है? एक डंडा, और डंडा जोड़ने के बाद आप म लिखोगे तो क्या बन गया? काम। उसी की तरह फिर बच्चा क्या करेगा? प्रयास करेगा। बच्चा अ के साथ आ का डंडा जोड़ेगा और आगे म लिखा, बच्चा क्या करेगा? इसको आम बना देगा। तो बच्चे को क्या हुआ कि उदाहरण से आसानी से समझ में आया और बच्चे ने उसी उदाहरण को क्या बना दिया? नियम बना दिया। क्या बना दिया? नियम बनाया गया। तो आगमन विधि भी यही कहती है कि उदाहरण से कहा जाती है नियम की ओर जाती है। उदाहरण से कहा जाती है नियम की ओर। जब आप पहले बच्चों को उदाहरण दोगे, फिर बच्चा उसे अपनाएगा और फिर कहा जाएगा नियम की ओर जाएगा और उसे नियम बना देगा। तो आइए बताता हूँ आपको, इस भाषा के अंदर बच्चों को पहले एक उदाहरण दिया जाता है, फिर एक नियम बना दिया जाता है। मतलब उदाहरण से नियम की ओर जाना। मतलब आगमन विधि कहाँ से चलती है? उदाहरण से चलती है और नियम की ओर जाती है। जैसे एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, और भी यहाँ एग्जांपल्स बन सकते हैं। चयन, नियन, मेयन, भवन। बच्चा फिर ये समझेगा इसमें क्या है? अय अव आ रहा है। उसी की तरह शब्द बनाना शुरू करेगा, है ना? तो वो क्या करेगा? उदाहरण समझेगा, फिर नियम की ओर जाएगा। इसके इस तरीके से जब ये काम होता है तो ये लगभग 4 चरणों के अंदर होता है। कितने चरणों में होता है? 4 चरणों में। देखिए, तो इसी की तरह ये भी एक एग्जांपल्स है जो आप देख सकते हो यहाँ पे। घातांक के नियम पढ़ाते समय शिक्षक क्या करेगा? कई उदाहरण देगा और छात्रों से क्या मांगेगा? जवाब भी मांगेगा। तो ये सभी काम जो होता है वो आगमन विधि के अंदर ही किया जाता है। अब देखिए, पहला काम यहाँ पे क्या हुआ? तो पहला काम हमने यहाँ पे क्या दिया? उदाहरण दिया। पहला काम क्या दिया? उदाहरण दिया। फिर उसके बाद जो स्टेप लेंगे वो क्या लेंगे? सामान्यीकरण। ये क्या लेंगे? सामान्यीकरण।
उसके बाद क्या होगा, नियमीकरण। नियमीकरण के बाद लास्ट में यहाँ पे क्या रहता है, मूल्यांकन रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 सोपान हो गए। 4 सोपान मतलब पहले उदाहरण, सामान्यीकरण, नियमीकरण और मूल्यांकन। तो ये 4 सोपान ही आगमन विधि का क्रम भी बन जाता है। अब आपको पता है सेकंड ग्रेड के अंदर एक प्रश्न पूछा गया था कि आगमन विधि का सही क्रम बताइए। तो सही क्रम ये होता है कि पहले क्या आता है, पहला काम उदाहरण देना, फिर सामान्यीकरण, फिर निम्नीकरण और फिर क्या है, मूल्यांकन। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ विज्ञानियों के मतों की। तो जोशी के अनुसार हम बात करें तो इन्होंने इन्होंने क्या बोला, तो इन्होंने उदाहरण के ऊपर बताया कि विशिष्ट दृष्टांतों मतलब कि दृष्टांतों का मतलब ही क्या होता है, उदाहरण। यानी कि विशेष उदाहरण उदाहरण की सहायता से अध्यापक के द्वारा छात्रों के समक्ष क्या बनाए जाते हैं, नियम। वही क्या कहलाती है, आगमन विधि कहलाती है। तो इन्होंने जोशी ने ये कहा था कि विशेष दृष्टांतों मतलब उदाहरण की सहायता से जब अध्यापक शिक्षण कार्य करवाता है, शिक्षण कार्य क्या करवाएगा, कक्षा के अंदर, तो बालक उसे समझकर उनके समक्ष जब पेश होता है तो बालक समझकर उसका नियम बना देता है, वही आगमन विधि होती है। उसी के अंदर एक यूंग के नाम के अनुसार आए, तो यूंग के अनुसार उन्होंने कहा कि किसी विधि में विभिन्न स्थूल तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए क्या बना देता है, नियम बना देता है। कि विभिन्न जब आप तथ्य पेश करोगे तो उसके आधार पर यानी उदाहरण के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का बालक क्या करता है, प्रयोग करता है और फिर उसी का क्या बना देता है, नियम बना देता है। तो उन्होंने तो दृष्टांतों पे बात की और युंग ने क्या बात की, तथ्यों के आधार पर। तो बात करते हैं आगे लैंडन के अनुसार। लैंडन क्या कहता है, तो देखिए लैंडन क्या कहता है, तो लैंडन को देखते हैं। तो लैंडन ये कहता है, लैंडन के अनुसार कि जब छात्रों के समक्ष अध्यापक क्या करता है, अनेक तथ्य उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो उसके आधार पर क्या बना दिए जाते हैं, नियम बना दिए जाते हैं। तो ये तीनों परिभाषा थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमेशा आपको इसका ध्यान रखना है कि इन परिभाषाओं के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। अब बात करते हैं आगमन विधि के पद, चरण और सोपान। मैंने आपको इसके चरण सोपान अभी बता दिए थे कि आगमन विधि के चरण या सोपान की बात करें तो टोटल 4 होते हैं, जिसमें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहला है उदाहरण प्रस्तुतिकरण, यानी कि सबसे पहले हम काम क्या करता है, आगमन विधि के अंदर उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा सामान्यीकरण, सामान्यीकरण को अपन निरीक्षण भी बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन करेगा, है ना, ऑब्जर्व करेगा उसको, तो सामान्यीकरण होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, नियमीकरण होगा। तीसरे स्टेप में क्या होगा, नियमीकरण, और अंत में क्या होगा, मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब या सत्यापन भी इसको बोला जाता है। तो इस तरीके से आगमन विधि के 4 पद चरण बन गए। पिछली बार क्वेश्चन से आया था कि सही क्रम बताइए, तो आपको क्रम याद रखना है, नहीं तो यहाँ पे हम 1 नंबर जा सकता है। अब बात करते हैं लाभ और गुण। तो लाभ और गुण की जब बात करें तो लाभ इसके क्या क्या है, गुण क्या है, तो देखिए यह एक क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है। लाभ के अंदर पहली बात की गई है कि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि होती है, मतलब मनोवैज्ञानिक विधि बहुत ही विशिष्ट और सबसे अच्छी होती है। इससे प्राप्त ज्ञान क्या होता है, स्थायी होता है। बालक जब इससे बोर्ड पर लिखे हुए तथ्य होते हैं या बोर्ड पर सीखता है या कक्षा के अंदर जो शिक्षण करवाया गया है उससे जो ज्ञान हुआ वो कैसा होगा, स्थायी होगा, यदि आपने आगमन विधि का प्रयोग किया है। बालक में रटने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक गुण ये भी है कि बालक रटता नहीं है, रटने की प्रवृत्ति एकदम से कम हो जाती है। बालक में क्या होती है, खोजी प्रवृत्ति बढ़ती है। बालक भी सोचना शुरू होता है ना, समझना शुरू होता है। तो इसी तरीके से लास्ट में छोटी कक्षाओं के लिए अच्छी विधि है, छोटे बच्चों को जब पढ़ाना होता है तो आगमन विधि सबसे अच्छी रहती है। अब ये कुछ 5 आपको लाभ गुण बताए, लेकिन अवगुण भी है, इसके कुछ दोष भी हैं। देखिए छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, लेकिन उच्च कक्षाओं के लिए यह अनुपयुक्त है। उच्च कक्षाओं के लिए हम इसका उपयोग नहीं कर सकते, तो ये एक अपने लिए क्या है, ये अपने लिए एक नुकसान है। बिल्कुल। समय इसमें क्या लगता है, तो समय अधिक लगता है, भाई उदाहरण दो नियम बनाओ, उदाहरण दो नियम बनाओ, तो ये हमारे लिए एक नुकसान हो सकता है। अब देखिए परिश्रम इसमें बहुत अधिक करना पड़ता है, थोड़ा सा परिश्रम क्या है, ज्यादा लगता है। समय पर पाठ्यक्रम नहीं होता है। अब पाठ्यक्रम की भी इसमें क्या आती है, समस्या आती है। और इस विधि का प्रयोग क्या करते हैं, प्रशिक्षित अध्यापक ही कर सकते हैं। मतलब कि जो अध्यापक प्रशिक्षित है वही इस विधि का उपयोग कर सकता है। तो ये कुछ इसके अवगुण थे जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए।
अब बात करते हैं आगमन के शिक्षण सूत्र। आगमन के शिक्षण सूत्र की बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हो, उदाहरण से नियम की ओर जाता है। पहले ही हमने बात की कि आगमन विधि जो है वो कहाँ से चलती है, उदाहरण से, और जाती कहाँ तक है, नियम की ओर जाती है। फिर ये कैसी होती है, तो ये प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर होती है। कहाँ जाती है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी, मूर्त से अमूर्त की ओर। फिर आता है चौथा पॉइंट, हम यहाँ देखें तो ज्ञात से क्या होती है, अज्ञात की ओर होती है। ये इसके सूत्र है, ठीक है। फिर आती है विशिष्ट से सामान्य की ओर, और फिर आती है लास्ट में स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो इस तरीके से ये 6 यहाँ पे आगमन विधि के सूत्र बन गए हैं जो शिक्षण में काम आते हैं। अब बात करते हैं आगमन विधि के भेद। तो 2 भेद थे, पहला था संयोग भेद, दूसरा था प्रयोग प्रणाली। तो इस तरीके से ये कुछ आगमन विधि के बारे में आपको बताया गया। और आगे जो भी हमें यहाँ पे नेक्स्ट विधि को कवर करने वाले हैं, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कवर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।